जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I hope you all will be fine and doing good with yourself as well as in others' life. I hope आप लोग अच्छे तरीके से अपनी फाइनल टर्म के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम CS 601 डाटा कम्युनिकेशन की सब्जेक्टिव फाइल के बारे में पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह ज़वजल जितना हो सकता है हम जल्दी और क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। आप जो लोग पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू फॉर योर सब्सक्रिप्शन। एंड वो लोग जो अभी नए नए मेरी वीडियोस के साथ जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया के दरमियान में क्या फर्क होता है। गाइडेड मीडिया आर दोज, गाइडेड मीडिया वो होता है दैट प्रोवाइड अ कंडक्ट फ्रॉम वन डिवाइस टू द अनदर डिवाइस। इसके अंदर हम गाइड करते हैं एक वायर को दूसरी वायर तक। गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया के जरिए यूजिंग केबलिंग, जैसे अभी मैंने बोला तार का इस्तेमाल होगा इसके अंदर। दैट गाइड द डाटा सिग्नल्स अलोंग विद स्पेसिफिक पाथ, जो कि तार है वो हमारी उसको बताएगा कि सिग्नल्स को कि किस तरफ जाना जाता है, और ये तार के साथ साथ ही सिग्नल्स वर्क करते हैं और इसको ही हम गाइडेड कहते हैं, जिसमें हम वायर्स यूज करते हैं। अनगाइडेड मीडिया इसी का ऑपोजिट होगा। ट्रांसमिशन मीडिया कंसिस्ट ऑफ द मेन फॉर द डाटा सिग्नल्स, ये डाटा सिग्नल पर मुश्तमिल होता है। बाय नथिंग टू गाइड देम, और इनके पास कुछ भी ऐसा नहीं होता जो इन्हें गाइड करे। और स्पेसिफिक पाथ या इनको कोई स्पेसिफिक पाथ दिया जाए। इट पासिस थ्रू अ वैक्यूम, ये वैक्यूम यानी विदाउट एनी मीडियम काम करते हैं। वैक्यूम तो आपको पता है ना क्या होता है। इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फिजिकल पाथवे, और ये फिजिकल पाथवे यानी किसी तार केबल वगैरह से इंडिपेंडेंट होता है। अगर आप एक याद कर लेते हैं तो उसका ऑपोजिट ही आपको दूसरा याद करना पड़ेगा। सेकंड इज द राइट अ कॉमरिकल एडवांटेजेस हमने लिखने हैं एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टोकन बस। टोकन बस के जो कॉमरिकल एडवांटेजेस हैं और इसके हमने लिखना है किसके, टोकन बस की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। अदर लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क्स आर नॉट सुटेबल फॉर दिस पर्पस। अगर हम टोकन बस की बात करें तो जो लैन है और दूसरे नेटवर्क है वो सूटेबल नहीं होते इस पर्पस के लिए। टोकन बस हैज नो कॉमरिकल एप्लीकेशन, टोकन बस के पास कोई भी कॉमरिकल एप्लीकेशन नहीं होती। इन डाटा कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन के अंदर टोकन रिंग अलाउ ईच स्टेशन टू सेंड वन फ्रेम पर टर्न। टोकन रिंग जो होगी वो अलाउ करेगी सिर्फ स्टेशन में सेंड करने के लिए एक फ्रेम को पर टर्न सिर्फ एक ही सेंड होना चाहिए, यानी एक ही फ्रेम सेंड होना चाहिए हर मोड पर, यानी हर टर्न पर। एक्सेस मेथड क्या होता है, एक्सेस मेथड के अंदर टोकन पासिंग इस्तेमाल करता है ये। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द एफडीएम यानी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड टीडीएम मींस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसी के जरिए आप आराम से समझ सकते हैं इसका डिफरेंस। एक तो ये फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड होगी और दूसरा टाइम पे डिवाइड होगी। पहले देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी। एफडीएम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, वेयर एज टीडीएम मींस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये सबसे पहला डिफरेंस इसका यही आ गया कि ये फ्रीक्वेंसी पर डिवाइड होती है और ये टाइम पर होती है। इन एफडीएम स्पेक्ट्रम इज डिवाइडेड इनटू फ्रीक्वेंसी वेयर एज टीडीएम डिवाइडेड इनटू टाइम स्लॉट्स। ये सेम टू सेम अगर देखा जाए तो वही है, बस थोड़ी सी जो आपका बताने का तरीका है वो डिफरेंट हो गया। वो कहते हैं ये फ्रीक्वेंसी में डिवाइड हो रहा होता है जबकि ये टाइम स्लॉट पर डिवाइड होता है, और यहाँ पर उसकी एब्रीविएशन बताई गई थी। एफडीएम इज यूज्ड फर्स्ट जनरेशन एनालॉग सिस्टम। एफडीएम जो है यानी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो फर्स्ट जनरेशन का एनालॉग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जबकि टाइम डिवीजन जो हमारी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है वो हमारी सेकेंड जनरेशन एनालॉग सिस्टम को करती है। नेक्स्ट है, राइट द टाइप ऑफ ट्रांसमिशन नॉइस। अच्छा जी, ट्रांसमिशन नॉइस जो है यानी कहाँ कहाँ से नॉइस जो है वो ट्रांसमिट होती है। एक तो थर्मल नॉइस होती है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है। इंड्यूस्ड नॉइस होती है, क्रॉस टॉक होती है और इम्पल्स नॉइस होती है। अब ऐसा भी हो सकता है कि अब आपसे सिर्फ इनके नाम पूछे, और ऐसा भी हो सकता है कि इनको थोड़ा थोड़ा जैसे यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया ये क्या करना पड़े। पहले थर्मल नॉइस है ड्यू टू रैंडम ओरिजिनली सेंट बाय टीएक्स। ये रैंडम हो सकती है जो कि टीएक्स से सेंड होती है। इंड्यूस नॉइस क्या होती है, कम फ्रॉम द सोर्स लाइक मोटर्स एंड अप्लायंसेस। अब इंड्यूस नॉइस क्या होती है, जैसे मोटर या फिर ग्राइंडर वगैरह इस्तेमाल करते हैं या कोई भी ऐसे अप्लायंसेस जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, जो आवाज पैदा होती है उसको इंड्यूस नॉइस कहा जाता है। क्रॉस टॉक क्या होता है, इफेक्ट ऑफ वन वायर ऑन द अनदर वायर, एक तार का दूसरे तार पर जो असर होता है उसको हम क्रॉस टॉक कहते हैं, उससे जो नॉइस पैदा होती है।
उसके बाद है इम्पल्स नॉइस, इसको स्पाइक भी कहा जाता है। अ सिग्नल विद अ हाई एनर्जी वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम, पावर लाइन, लाइटनिंग ईटीसी। ये अगर आपका हो सकता है स्पाइक जो है आपका एमसीक्यू में आ जाए। स्पाइक क्या होगा, एक सिग्नल है जो कि हाई एनर्जी रखता है वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर, यानी बहुत ही छोटा पीरियड होता है इसके पैदा होने का, यानी फौरन से होता है और खत्म हो जाता है। और टाइम पावर लाइन होती है इसके पास, लाइटनिंग जैसे कि मिसाल दी गई है जैसे बिजली की एक चमक। ये आपने देखा है ना, बिजली जब चमकती है तो वो बेशक कुछ सेकंड्स के लिए होती है, लेकिन उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और उसकी जो नॉइस होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए लाइटनिंग का उन्होंने इसको आपको एग्जांपल दी है। व्हाट इज अ पावर बैंडविड्थ? पावर बैंडविड्थ क्या होती है? A power bandwidth of an amplifier is sometimes taken as frequency range। अक्सर हम जो बैंडविड्थ है उसको एम्पलीफायर के अंदर एज अ फ्रीक्वेंसी रेंज ले लेते हैं, for which the rate power output an amplifier can be maintained, जिसके अंदर हम आउटपुट जो है किसी भी रेट पावर की उसको मेंटेन करते हैं, टू एटलीस्ट हाफ ऑफ द फुल रेटेड पावर, कम से कम हाफ ले लेते हैं फुल रेटेड पावर से। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन है आपके पास जो कि आपकी बनती है, और बैंडविड्थ क्या होगी, फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ इन विच 99% ऑफ द टोटल बैंडविड्थ रिसाइड्स, यानी उसका आप 99% रिसाइड ले लेते हैं टोटल बैंडविड्थ का। व्हाट डज द CRC जनरेटर अप्लाइड टू डाटा यूनिट? Appending it to the end of the data must make the resulting bit sequence exactly divisible by divisor। वो कहते हैं कि जो आपके अपेंडिंग होती है एट ऑफ द डाटा मस्ट बी मेक द रिजल्टिंग बिट, यानी जो रिजल्टिंग बिट आपके पास आती हो ना वो डिविजिबल बाय हो, यानी वो तकसीम होती हो डिवाइजर से। आगे कहते हैं हाउ मच बैंडविड्थ फॉर अ मोडेम इज रिक्वायर्ड? रिक्वायर्ड कितनी होगी बैंडविड्थ मोडेम के लिए अगर आप FSK इस्तेमाल कर रहे हो? BW रिक्वायर्ड यानी बैंडविड्थ रिक्वायर्ड होगी फॉर द FSK इज इक्वल टू द बॉन्ड रेट ऑफ अ सिंगल, तो सिंगल नहीं है, सिग्नल पल्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। ये आपका सिग्नल पल्स फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की बॉन्ड रेट के इक्वल होगा, बिकॉज द लिमिटेशन ऑफ वॉइस क्रिएट टेलीफोन लाइंस दीज मोडेम्स आर रिस्ट्रिक्टेड। अगर हम देखा जाए वॉइस क्रिएट को टेलीफोन लाइन के अंदर, तो ये मोडेम जो है रिस्ट्रिक्ट होती है यानी पाबंद होती है टू अ बैंडविड्थ की ऑफ अबाउट 3 के एग्जैक्ट, यानी 3 किलो हर्ट्ज के बराबर। व्हाट इज इवन पैरिटी जनरेटर? अब इवन पैरिटी जनरेटर क्या होता है? इन VRC एरर डिटेक्शन मशीन मैकेनिज्म के अंदर इवन पैरिटी जनरेटर काउंट वंस एंड अपेंड्स द पार्टी बिट वन द एंड। ये एक छोटी सी लाइन है जो आप लोगों ने याद करनी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका कॉन्सेप्ट आप 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी ले चुके होंगे जब हम मिरर्स के बारे में पढ़ते थे, जिसके अंदर कोई रे आती थी और वो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हमें पढ़ाया गया था। अब सेम टू सेम वैसा ही है यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट। द डिफरेंस बिटवीन देम इज दैट, इनके दरमियान एक ही फर्क होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पास फ्रॉम लेस डेंस टू डेंसर मीडियम, यानी ये कम डेंस मीडियम से ज्यादा डेंस मीडियम की तरफ होता है, जबकि एंगल ऑफ इंसिडेंट पासिस फ्रॉम द मोर डेंस टू लेस डेंस मीडियम, ये ज्यादा डेंस मीडियम से लेस डेंस मीडियम की तरफ जाता है। बस एक ही फर्क है इनके अंदर। व्हाट इज द डेजी चेंजिंग इन वन बेस 5 स्टार लैन? तो स्लो स्पीड होती है इन स्टार लैन कैन बी इंक्रीज्ड बाय, इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं डेजी चेंजिंग के जरिए। वैसे इसकी स्पीड जो है वो स्लो होती है, लेकिन अगर हम इसको इंक्रीज करना चाहें तो हमें क्या यूज करना होगा, डेजी या चेंजिंग। What is the responsibility of application layer? Application layer क्या करती है? Enable the user either human or the software to access the network। ये enable कर देती है इंसान या फिर सॉफ्टवेयर जो उसको इस्तेमाल कर रहा है टू एक्सेस नेटवर्क के, वो नेटवर्क को एक्सेस कर सके। इट प्रोवाइड यूजर इंटरफेस, आपको पता है एप्लीकेशन लेयर के अंदर यूजर इंटरफेस इस्तेमाल होगा। सपोर्ट फॉर द सर्विसेज, ईच इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया, रिमोट फाइल हो गया, एक्सेस एंड द ट्रांसफर हो गया, शेयर डेटाबेस, ये सारे के सारे आपको एग्जांपल दी गई है। मैनेजमेंट एंड अदर डिवाइसेस। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज अ क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल क्या होता है? ये भी आपकी 9th 10th की फिजिक्स के सवालों में से कुछ है। वी हैव अ बीम ऑफ लाइट, अगर हम एक लाइट डालें मूविंग फ्रॉम द मोर डेंस टू द लेस डेंस मीडियम, ज्यादा डेंस से कम डेंस मीडियम की तरफ जाते हुए, वी ग्रेजुअली इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो हम आहिस्ता आहिस्ता एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाते जाते हैं। मेजर फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस, जो कि वर्टिकल एक्सिस से देखा जा रहा हो। एज एंगल इंसिडेंट इंक्रीज सो डज द एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन,
द एंगल एट विच रिफ्रैक्टेड लाइंस ऑन द हॉरिजेंटल एक्सिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, यानी जब वो लाइट मिरर या फिर किसी भी मीडियम से टकरा कर मुड़ती है, उस पॉइंट को जहां पर वो मुड़ती है वो उसका यानी उस पॉइंट से जहां से वो मुड़ रही है और जिस एंगल पे वो मुड़ती है वो आपका क्रिटिकल एंगल होता है। हार्मिंग कोड रिडंडेंसी क्या होता है बिट के जरिए, वो कहते हैं रिडंडेंसी बिट्स आर, इसकी 3-4 लाइनें जो आपको याद करनी पड़ेगी। आर मस्ट बी एबल टू इंडिकेट एट लीस्ट m plus r plus 1 state, m plus r plus 1 state must be divisible by r bit, therefore 2r is greater or equal to m plus r plus 1, and if m is equal to 7, r is equal to 4, as 24 is greater than or is equal to 7 plus 4 plus 1। ये 3-4 लाइन जो आप लोगों को रिडंडेंसी बिट के लिए याद करनी पड़ेगी। अब क्रिट टोपोलॉजी क्या होती है? वैसे तो ये अगर देखा जाए तो सेम एज इट इज जो आपका है ना स्टार टोपोलॉजी, उससे मिलती जुलती होती है। यानी इजी टू हमारी हैंडल होती है, इजी टू हमारी इसको इजी टू डाउनलोड और इंस्टॉल होता है, इजी टू मेंटेन होती है, इजी टू वर्क होती है। लेकिन उसके अलावा ऐसे कुछ एडवांटेजेस होते हैं जो कि यहाँ पर बताए गए हैं। बिकॉज सेकेंडरी हब मोर डिवाइसेस कैन बी अटैच टू द सेंट्रल हब, हम जानते हैं कि सेकेंडरी हब मोर डिवाइसेस को अटैच करता है सेंट्रल हब के जरिए, एंड देयरफॉर इंक्रीज इन द डिस्टेंस अ सिग्नल कैन बी ट्रेवल, तो किसी इंक्रीज कर देता है ये डिस्टेंस को सिग्नल के ट्रेवल करने के लिए। अनेबल करता है डिफरेंशिएटेड सर्विसेज को, अलाउ करता है प्रायोरिटाइज कम्युनिकेशन को, like computer attached to one secondary hub can be given priority to the other, therefore time sensitive data will not have to wait। इसमें क्या होगा? अच्छा मैं इसका कॉन्सेप्ट बताती हूँ। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने पढ़ा था प्रायोरिटी के बारे में। अगर मोर प्रायोरिटी होगी यानी 10 हमने मे बी कल ही मैंने जो वीडियो अपलोड की है आप लोगों की, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था CS506 की MCQs की फाइल जो मैंने कल अपलोड की। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाकर जरूर देखिएगा। उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रायोरिटीज बेस होती है कि पहले कौन जाएगा। तो 10th की प्रायोरिटी थी मैक्सिमम, 5 की थी मीडियम, एंड 1 वाज लोअर प्रायोरिटी। तो वो कहते हैं कि अगर कोई भी हाई प्रायोरिटी चीज आपकी आ जाएगी तो जो हमारी ट्री टोपोलॉजी है उसको वो वेट नहीं करवाएगी और हायर टोपोलॉजी को पहले भेज देगी वर्क करने के लिए, जिससे क्या होगा ये टाइम सेंसिटिव बन जाएगा और वेट नहीं करना पड़ेगा एक्सेस टू द नेटवर्क के लिए। ये रीसेट कर देता है। एडवांटेजेस ऑलमोस्ट द सेम एज स्टार टोपोलॉजी, और ये साथ साथ हमें स्टार टोपोलॉजीज के एडवांटेजेस भी देता है। और जो स्टार टोपोलॉजीज में नहीं थे वो 3 आपको ऊपर बता दिए। Whether VRC error detection method is used for single bit error or burst error। अच्छा जी, अब VRC कैन बी डिटेक्ट ऑल द सिग्नल बिट एरर्स। VRC जो है वो आपके तमाम तरह के सिग्नल बिट एरर को कर सकता है। वी कैन ऑल्सो डिटेक्ट बर्स्ट एरर एज लॉन्ग एज द टोटल नंबर ऑफ बिट चेंज इनटू ODD। तो जितनी भी टोटल नंबर ऑफ बिट हैं वो आपके ODD में तब्दील हो जाएं, वो तमाम के तमाम बर्स्ट एरर जो है वो डिटेक्ट कर लेगा VRC के जरिए। विच मोडेम was first developed कमरिकली इन 1979। ये MCQ भी बन सकता है कि जो फर्स्ट मोडेम है वो कब बनी थी, तो 1970, और उसका नाम क्या है तो आपको याद होना चाहिए बेल मोडेम्स था। यहाँ फर्स्ट कॉमरिकल मोडेम बाय बेल टेलीफोन कॉर्पोरेशन, ये भी MCQ बन सकता है। डेवलप इन अर्ली 1970s, और ये 1970s में बनी थी। कंसिडर अ मेजर टेलीकॉम कंपनी यूजिंग ZRZ encoding for its signal conversion, what will be the major problem faced by the such type of encoding। वो कहते हैं अगर हमारी जो टेलीकॉम कंपनी है वो RZ इनकोडिंग का इस्तेमाल करती है सिग्नल कन्वर्जन के लिए, तो उनको क्या मेजर प्रॉब्लम को फेस करना होगा इस तरह की इनकोडिंग को करने में। एनी टाइम डाटा कंटेन लॉन्ग स्ट्रिंग 1s to 0s, RX कैन लूज इट्स राइमिंग। वो कहते हैं इसको कंटेन करेगा लॉन्ग स्ट्रिंग, यानी ज्यादा टाइम लेगा 0s में कन्वर्ट करने के लिए, और इसीलिए जो हमारा RX है वो ज्यादा टाइम लूज कर देगा। The only problem with RZ encoding is that it required 2 signal changes to encode 1 bit। अब सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या है RZ encoding की, कि ये जो है रिक्वायर करता है 2 सिग्नल को चेंज करने, 2 सिग्नल चेंजेस इनटू इनकोड, तो इनकोड करने के लिए 1 बिट, यानी 2 सिग्नल को इनकोड करने के लिए 1 बिट, एंड देयरफॉर ऑक्यूपाई मोर बैंडविड्थ। तो इसकी वजह से इसको ज्यादा बैंडविड्थ, यानी 2 सिग्नल को करना है तो उसको 1 बिट पूरी लगेगी, और इसीलिए उसकी बैंडविड्थ में इजाफा हो जाएगा। ये है इसकी मेजर प्रॉब्लम ऑफ इनकोडिंग बाय RZ। नेक्स्ट इज जियोसिंक्रोनियस सैटेलाइट क्या है? अच्छा पहले आपको
इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताती हूँ। जो सैटेलाइट जियो सिंक्रोनियस होती है, ये वो सैटेलाइट होती हैं जो हमारी जमीन के गिर्द चक्कर लगा रही होती हैं, और इनको जब हमें वो इनके जो सिग्नल्स हैं, फॉर एग्जांपल हम टीवी इस्तेमाल करें या एंटीना डिश इस्तेमाल करें, तो उसके लिए हमें जो हमारे एंटीनाज हैं उनको आगे पीछे ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं होती, तो इसके लिए हम फिक्स्ड एंटीनाज यूज कर सकते हैं। और उसकी जो अगर मैं बताऊं कि किस तरह से, यानी उसकी स्पीड क्या होती है, तो वो 24 आवर में पूरी जमीन का एक चक्कर मुकम्मल करती है। ये होती है हमारी जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट। अब इसकी पढ़ लेते हैं। लाइन ऑफ सैटेलाइट प्रोपगेशन रिक्वायर्स द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीनाज मस्ट बी लॉक्ड इनटू द ईच अदर। ये देखिए वही वाली बात आ गई है कि इसके रिसीविंग और सेंडिंग एंटीनाज जो है वो लॉक होने चाहिए एक दूसरे के साथ, यानी वो घुमाने फिराने वाले नहीं होंगे कि इधर सिग्नल नहीं आया तो उस तरफ कर लो। To ensure continuous communication, satellite must move the same speed as Earth। तो जो हमारी सैटेलाइट है उसको बिल्कुल जमीन की स्पीड के मुताबिक ही उसको खुद को मूव करना होता है, ताकि जो कम्युनिकेशन है वो कंटिन्यूस रह सके। दैट द सेम फिक्सेस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, यानी अर्थ के मुताबिक ही वो अपनी स्पीड को फिक्स कर देती है। दी सैटेलाइट आर कॉल्ड जियोसिंक्रोनियस सैटेलाइट्स, इनको हम जियोसिंक्रोनियस सैटेलाइट भी कहते हैं। नेक्स्ट इज द व्हाट आर द एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल इन डाटा कम्युनिकेशन लेयर। अगर एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल की बात की जाए डाटा कम्युनिकेशन लेयर में, ये क्या होता है? एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल ट्रीट एज अ कैरेक्टर इन अ बिट स्ट्रीम इंडिपेंडेंटली एम्प्लॉयड इन मेनली मोडेम्स। एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल होता है वो ट्रीट किया जाता है हर एक बिट के साथ, हर एक बिट स्ट्रीम के साथ इंडिपेंडेंटली, यानी इसको किसी के साथ जोड़कर नहीं, इसको अलग अलग ही देखा जाता है। मेनली मोडेम में इस्तेमाल होता है, एम्प्लॉयड होता है ये। उसके अलावा ट्रांसमिशन डज नॉट रिक्वायर टाइमिंग कोऑर्डिनेशन। इसकी ट्रांसमिशन जो है उसको टाइमिंग कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती। टाइमिंग इज डन बाय यूजिंग एक्स्ट्रा बिट, और इसके अंदर जो टाइमिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो डन होता है एक एक्स्ट्रा बिट को इस्तेमाल करके। डिफरेंट एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं? एक्स मोडेम होगा, वाई होगा एंड जेड होगा। एक्स मोडेम देख लीजिए आप। एक्स मोडेम क्या होता है? द फर्स्ट फील्ड 1 बाइट स्टार्ट ऑफ हेडर। उसके बाद वो कहते हैं द सेकंड फील्ड इज अ 2 बाइट हेडर। फर्स्ट फील्ड जो होगी वो 1 बाइट से स्टार्ट होगी, ये SOH इज स्टार्ट फॉर ऑफ हेडर ही लिखा हुआ है। और दूसरी बिट जो है उसकी 2 बाइट हेडर से स्टार्ट होगी। द फर्स्ट हेडर बाइट द सीक्वेंस नंबर कैरीज द फ्रेम नंबर, तो सीक्वेंस नंबर का फ्रेम नंबर होगा। द सेकंड लेयर बाइट इज यूज्ड टू चेक द वैलिडिटी। ये वैलिडिटी चेक करने के लिए होती है सीक्वेंस नंबर की। ये पहले नंबर देगा, इसमें नंबर देगा और फिर यहाँ पर नंबर चेक करेगा। देन द फिक्स डाटा फील्ड होल्ड, अब इसकी जो डाटा फील्ड होल्ड करती है 128 बिट डाटा को। द लास्ट फील्ड CRC चेक फॉर एरर इन द डाटा फील्ड ओनली, और जो लास्ट फील्ड CRC है वो सिर्फ और सिर्फ डाटा एरर को चेक करने के लिए इस्तेमाल होती थी। अब वाई मोडेम की बात की जाए, वाई मोडेम सिमिलर टू द एक्स मोडेम विद ओनली द फॉलोइंग मेजर डिफरेंसेस। सेम टू सेम एक्स मोडेम वाली चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हो, सिर्फ इसके अंदर क्या डिफरेंट होता है, ये 1024 बाइट डाटा यूनिट इस्तेमाल करती है। 2 कैन्स टू अबॉर्ट ट्रांसमिशन, इसको 2 कैन CANS कैन्स इस्तेमाल होती है ट्रांसमिशन करने के लिए। ITU-T CRC 16 फॉर एरर चेकिंग, क्योंकि देखिए इसके अंदर एरर चेकिंग के लिए सिर्फ CRC इस्तेमाल हो रहा था और इसके अंदर आपका TUT CRC-16 हो रहा है इस्तेमाल। मल्टीपल फाइल कैन बी सेंड साइमल्टेनियसली, उसमें क्योंकि एक ही फाइल सेंड हो सकती थी और इसके अंदर मल्टीपल फाइल को सेंड किया जा सकता है, ये डिफरेंस है इनके अंदर। जेड मोडेम ये एक न्यू प्रोटोकॉल था और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला भी। कंबाइंड फीचर ऑफ एक्स मोडेम एंड वाई मोडेम, ये क्योंकि दोनों ही फीचर्स को जोड़कर, यानी जो एक्स मोडेम के फीचर्स थे फिर उसके बाद वाई मोडेम में कुछ तब्दीली यानी कुछ बेहतरी आई, तो जो जेड मोडेम बनी उसमें एक्स मोडेम के फीचर्स भी थे और वाई मोडेम के फीचर्स भी थे। लास्ट क्या है? ब्लॉक एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन देता है, मोर पावरफुल देन एक्स मोडेम। ये एक्स मोडेम से ज्यादा पावरफुल होता है, फुल डुप्लेक्स होता है, इसकी कम्युनिकेशन बोथ साइड्स होती है एट अ टाइम। स्लाइडिंग विंडोज फ्लो चार्ट वगैरह इसमें शो हो रहे हैं। अलाउ ट्रांसफर डाटा फ्रॉम बाइनरी फाइल, ये बाइनरी फाइल से अलाउ करता है कि वो डाटा को ट्रांसफर कर सके। कैम्ब्रिज क्या होता है? डिजाइंड एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी। अब ये MCQs बन सकता है कि जो कैम्ब्रिज है या कैमिट है ये हमारा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डिजाइन हुआ था। मोस्ट वाइडली यूज एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल कौन सा है? वो भी हमारा कैमिट है। उसके बाद फील्ड ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज सिमिलर इन ओरिएंटेशन ऑफ एक्स मोडेम विद सेंडर वेटिंग एंड नेक
NAK before start TX can it allow the transmission of control characters as text, और ये text की सूरत में, क्योंकि हमने अभी पीछे पढ़ा था कि ब्लास्ट जो था वो बाइनरी फाइल को अलाउ कर रहा था, तो ये क्या है, ये टेक्स्ट फाइल को भी अलाउ करता है कि वो सेंड हो सके, कंट्रोल हो सके। नेक्स्ट है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो है हम इसके बारे में पहले पीछे भी पढ़ चुके हैं। ये फ्रीक्वेंसी पर डिवाइड करती है खुद को। इसकी जो FDM जो है वो फर्स्ट जनरेशन एनालॉग सिस्टम अक्वायर करती है। एन एनालॉग टेक्निक दैट कैन बी अप्लाइड व्हेन BW ऑफ द लिंक इज जनरेटर greater than the combined BW of the signal to be TX। जब हम टेक्निक एनालॉग टेक्निक, वो टेक्निक जो जब हम हमारी जो BW है उसका लिंक ग्रेटर हो जाए कंबाइन करने के बावजूद TX और BW के सिग्नल्स को। सिग्नल जनरेटेड बाय ईच सेंडिंग डिवाइस मॉड्यूलेट डिफरेंट कैरीज फ्रीक्वेंसीज। हर सिग्नल जो है जब वो जनरेट होगा तो उसकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो डिफरेंट मॉड्यूलेट करेंगी। ये सिग्नल मॉड्यूलेट सिग्नल आर देन कंबाइंड इनटू अ सिग्नल। ये बनेंगे तो अलग अलग लेकिन फिर इकट्ठे हो जाएंगे कंपोजिट सिग्नल, एक कंपोजिट सिग्नल की शक्ल में, दैट कैन बी ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा बाय अ लिंक, एक लिंक के जरिए। कैरियर्स frequencies are spreaded by enough BW to accommodate the modulate signal। अब कैरियर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेपरेट की जाएंगी एक BW इनफ जो है अकोमोडेट करके मॉड्यूलेट सिग्नल के जरिए। these BW ranges are channels through which the various signals travels। ये BW क्या होंगी? रेंजेस होंगी जो चैनल थ्रो करेगा, जो वेरियस सिग्नल को ट्रेवल कर पाएंगे। व्हाट इज द स्टॉप एंड वेट ARQ इन एरर कंट्रोल। अब ये स्टॉप एंड वेट ARQ क्या होता है? स्टॉप एंड वेट इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट की एक बढ़ा कर दी गई किस्म है। इंक्लूड ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, जो ट्रांसमिशन ऑफ डाटा में हेल्प करती है, एंड लॉस ऑफ डिमांड फ्रेम्स, और लॉस ऑफ डिमांड फ्रेम के लिए भी हेल्पफुल होती है। देयर आर 4 मेन फीचर एडेड इन इट। अभी आपको याद होना चाहिए स्टॉप एंड वेट ARQ के कितने फीचर्स हैं, तो 4 मेन फीचर्स होते हैं। सेंडिंग डिवाइस कीप अ कॉपी। ये जब सेंडिंग डिवाइस सेंड करेगा किसी भी फाइल को तो वो कॉपी रखेगा ऑफ द लास्ट फ्रेम ट्रांसमिटेड अंटिल इट रिसीव अ ACR फॉर दैट फ्रेम। जब तक कि उसको ACK नहीं मिल जाता दूसरी तरफ से, तब तक वो अपनी भेजी गई इंफॉर्मेशन की एक कॉपी अपने पास बाकी रखता है। बोथ डाटा एंड ASK फ्रेम्स आर नंबर्ड 0 and 1 ऑल्टरनेटिवली। ये अलग अलग नहीं रखता, जबकि डाटा और हमारे ASK फ्रेम्स को 0 और 1 की सूरत में ही ऑल्टरनेट कर देता है। ए डाटा 0 फ्रेम इज एक्नॉलेज्ड बाय द ACK, जो कि हमारा 0 फ्रेम है वो एक्नॉलेज करेगा ACK को। 1 फ्रेम जो है इंडिकेट करेगा दैट रिसीवर हैज रिसीव डाटा, और जो हमारा 1 है वो बताएगा कि रिसीवर ने डाटा को रिसीव किया है। 0 एंड इज नाउ एक्सपेक्टिंग डाटा 1, तो अब जो 0 है फिर वो एक्सपेक्ट करेगा डाटा 1 को। फॉर ट्रांसमिशन टू वर्क, retransmission to work, feature are added 4 feature are added to basic flow control mechanism। तो ये basic flow control mechanism के लिए भी ऐड कर देता है। what is the interleaving? क्या होता है रिलीविंग? इंटरलीविंग सिंक्रोनियस TDM यानी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कंसिडर करती है एज अ वेरी फास्ट रोटेटरिंग स्विच। बहुत ज्यादा फास्ट होता है इसका रोटेटरी स्विच, जिसमें हम एसिंक्रोनियस इंटरलीविंग की बात कर रहे हैं। when this switch opens in front of the device, जब ये ओपन होता है डिवाइस के सामने, the device has the opportunity to send a specific amount of data to the part। तो जो हमारा स्विच है, डिवाइस है, उसके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है कि वो एक मखसूस डाटा जो है वो अपने पाथ को सेंड कर पाएगा। स्विच मूव फ्रॉम द डिवाइस टू डिवाइस। ये स्विच मूव करता है डिवाइस से डिवाइस पे एट अ कांस्टेंट रेट, एक कांस्टेंट रेट पर जो कि फिक्स ऑर्डर में होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरलीविंग। इसको हम इंटरलीविंग प्रोसेस कहते हैं। इंटरलीविंग कैन बी डन बाय बिट्स, बाइट्स और एनी अदर डाटा यूनिट्स। अब ये MCQs बन सकता है कि इंटरलीविंग बिट, बाइट और अदर डाटा यूनिट्स में हो सकता है, या वो बिट या बाइट का एक ऑप्शन दे और दूसरा कोई आपको मिक्सिंग के दे दे। अच्छा जी, व्हाट इज द DSU इन टर्म ऑफ डिजिटल सर्विसेज? डिजिटल सर्विसेज यूनिट जो है हमारा वो क्या करेगा? चेंज करेगा रेट ऑफ डिजिटल डाटा क्रिएटेड बाय अ सब्सक्राइबर। चेंज कर देगा डिजिटल डाटा को जो सब्सक्राइबर के जरिए डिवाइस को 56 kbps में एंड इनकोड कर देगा इन द फॉर्मेट यूज बाय अ सर्वर प्रोवाइडर। इट इज यूज टू डायलिंग process and move expensive than modem, but it has better speed, better quality and less
सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ टू नॉइस, यानी ये इसकी स्पीड भी ज्यादा अच्छी होती है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, और नॉइस यानी आवाज, ये शोर पैदा होने की सस्पेक्टिबिलिटी यानी वजूहात, या फिर ये समझा जाए कि उसके चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। विच आर्किटेक्चर ऑफ इथरनेट डेवलप्ड बाय ITU-T, कौन सा जो है हमारा आर्किटेक्चर है वो उसने किया था, FDDI, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस आर्किटेक्चर ऑफ इथरनेट डेवलप्ड बाय ITTUT एंड ANSI भी कहते हैं इसको, ANSI। और ये आपने याद रखना है कि कौन सा आर्किटेक्चर था इथरनेट का डेवलप हुआ था ITU के जरिए, वो था FDDI यानी फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। व्हाट इज द स्पाइक, ये देखिए अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि स्पाइक अलग से भी आ सकता है। स्पाइक इन नॉइस टर्म क्या है, स्पाइक इज अ सिग्नल, स्पाइक एक सिग्नल है विद हाई एनर्जी, जो कि एक हाई एनर्जी रखता है, इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, दैट कम फ्रॉम द पावर लाइन से निकलता है, फॉर एग्जांपल लाइटनिंग। व्हाट इज इवन पैरिटी जनरेटर इन VRC, इवन पैरिटी जनरेटर जो है VRC का वो क्या है, error detection mechanism के even parity generator count once and appends the parity bit 1 to the end, ये वही वाला repeated पे आ गया। अब कंपेयर करो line discipline method ENQ and ACQ and poll select, ये आप लोगों ने एक दफा रिवाइज कर लेना है, क्योंकि अगर इतना बड़ा है इसको लगे तो हम समझाने हमारा बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। Addressing the required poll, select the method and not required to ENQ ASK method। Addressing कहते हैं required in poll select method as it is not point to point configuration, क्योंकि इसके अंदर point to point configuration नहीं होती from the primary device in and multiplexing topology। To be able to identify the communicate with specific secondary device, there must be some addressing, while ENQ or ACK method is a point to point method, and for point to point method communication there is a no need for addressing। अगर आप point to point जो आपका configuration है वो चाहिए होता है तो आपको उसके लिए must भी होता है कि आप addressing को मालूम कर सके। और इसके अंदर क्योंकि हमें point to point जो हमारा ENQ और ACK है, इसके अंदर क्योंकि हमें जरूरत नहीं होती है, point to point method हमारा नहीं होता है, इसके अंदर हमें किसी भी addressing की जरूरत नहीं होती है। आगे, व्हाट डू यू नो अबाउट ITU मोडेम्स, ITU-T मोडेम्स क्या होती है, ITU-T मोडेम V सीरीज इन्होंने किया था, टुडेज मोस्ट पॉपुलर मोडेम स्टैंडर्ड है इनका। वेल मोडेम कंपैटिबल इन्होंने कहा था, जिसमें V21, V22, V23, V26, 7 एंड 29 था। आपने बस इसके बारे में लिख देना है मोटा मोटा सा कि हमें ये पता है। फॉलोइंग एब्रिविएशंस आर स्टैंड फॉर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें से MCQs भी बन सकता है, आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि इनके एब्रिविएशन लिखें, या फिर आपके कॉलम्स भी बन सकते हैं। क्या है, ARP इज एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, देन द नेक्स्ट इज हमारा RAP रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तीसरा है ICMP, इट इज इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। राइट द नेम ऑफ लिंक एक्सेस प्रोटोकॉल डेवलप्ड बाय ITU, आपने एक्सेस प्रोटोकॉल का नाम लिखना है लिंक के जरिए, जो कि ITU ने लिखा था। तो ये देखिए लैब्स B, लैब्स D, लैब्स M, लैब्स Z, etc, ये सब के नाम आप लोगों ने याद कर लें। राइट द नेम ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ नॉइसेस इन द मोडेम, अपने डिफरेंट टाइप ऑफ नॉइसेस मोडेम की बतानी है, कौन सी होती है, मैं पहले आपको बोल चुकी हूँ, हम पहले भी करके रिपीट में है, ये थर्मल, इंड्यूस्ड, क्रॉसटॉक एंड इम्पल्स, इसको मैं डिटेल में पीछे बता के आ चुकी हूँ। राइट डाउन सम एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी क्या आपने लिखना है, ये हम वैसे पीछे भी पढ़ के आए थे। ट्रे टोपोलॉजीज में मैंने आपको बताया था, ऑल्दो केबलिंग रिक्वायर्ड, इसमें केबलिंग की रिक्वायर्ड तो होती है लेकिन बहुत ही कम होती है। मैश टोपोलॉजी के बदले में स्टिल ईच नोड मस्ट बी कनेक्टेड हब, क्योंकि अभी भी हमारी स्टार टोपोलॉजी जो है उसके अंदर हर जो हमारा नोड है वो कनेक्ट होना चाहिए हब के साथ, तो फिर भी अच्छी खासी केबलिंग जो है वो हमारी इस्तेमाल हो रही है, ये इसका डिसएडवांटेज होता है। व्हाट आर द टू मेजर क्लासेस ऑफ सिंक्रोनस प्रोटोकॉल एट डाटा लिंक लेयर, हमारी दो कौन सी मेजर क्लासेस हैं जो कि सिंक्रोनस प्रोटोकॉल में डाटा लिंक लेयर में इस्तेमाल होती है। एक तो करेक्टर होती है जो कि ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होती है, जबकि दूसरी बिट होती है जो ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होती है। करेक्टर एंड द बिट आर द टू मेजर क्लासेस ऑफ द सिंक्रोनस प्रोटोकॉल एट द डाटा लिंक लेयर। अच्छा जी, वेदर हमिंग कोड इज टेक्निक यूज फॉर एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन, ये हमारी सिर्फ और सिर्फ हमारी एरर करेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, एरर डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं होती है। हमिंग कोड इज टेक्निक यूज फॉर एरर करेक्शन। नेक्स्ट इज द डिफाइन मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, व्हाट इज इट्स एडवांटेज, सेट ऑफ टेक्निक दैट अलाउ द सिमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीपल सिग्नल, मल्टीपल सिग्नल की ट्रांसमिशन के लिए जो इस्तेमाल होती है अक्रॉस सिग्नल डाटा
लिंक, सिग्नल डाटा लिंक के जरिए उसको हम कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। और इसका फायदा है इट अलाउ मल्टीपल यूजर टू स्टोर टोटल कैपेसिटी ऑफ अ ट्रांसमिशन मीडियम। अब हमारा आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है, अगर इससे ज्यादा लॉन्ग की जाएगी तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। अभी आप लोग इस वीडियो को पॉज करेंगे, पीछे जाकर एक दफा खुद अपने आप से जो फाइल है इसको रिवाइज करें, और अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझसे मैसेज में पूछ सकते हो। आई विल ऑल्सो रिप्लाई योर मैसेज इंशाल्लाह। अभी तक के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।